नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। आइए डालते हैं एक नजर दिन भर की 10 बड़ी खबरों पर। इजराइल हिजबुल्लाह के बीच हमले बढ़े, अमेरिका ने दी चेतावनी, युद्ध विराम पर हमास का बड़ा दावा। दुनिया पहले से ही 2 युद्धों से जूझ रही है, अब एक और संघर्ष की आहट ने चिंता बढ़ा दी है। दरअसल इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। दोनों तरफ से हमले बढ़े हैं और ऐसी आशंका है कि दोनों पक्ष पूर्ण युद्ध का ऐलान कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो मध्य पूर्व में संघर्ष बढ़ने का खतरा पैदा हो जाएगा। इसी लेकर पूरी दुनिया में चिंता है। हालात को देखते हुए अमेरिका ने भी इजराइल के समर्थन में अपना युद्धपोत भूमध्य सागर भेज दिया है। गौरतलब है कि ईरान समर्थित हिजबुल्लाह इजराइल और हमास के बीच युद्ध शुरू होने के बाद से ही इजराइल पर लगातार हमले कर रहा है। इजराइल ने भी इन हमलों का जवाब दिया है। हालांकि बीते कुछ दिनों से दोनों तरफ से हमले बढ़े हैं। दरअसल इजराइल के हमले में हिजबुल्लाह के शीर्ष कमांडर की मौत के बाद हिजबुल्लाह ने भी जवाबी कार्रवाई में इजराइल पर बड़ी संख्या में रॉकेट और मिसाइलें दागी। इजराइल ने संकेत दिए कि हमास के खिलाफ अभियान समाप्त होने के बाद वह लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई करेगा। इजराइल हमास शांति वार्ता अटकी हुई है। इजराइल और हमास के बीच शांति वार्ता भी अटकी हुई है। शांति वार्ता से उम्मीद थी कि इसमें इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच भी शांति हो सकती है, लेकिन वार्ता के अटकने से तनाव लगातार बढ़ रहा है। हमास बंधकों को छोड़ने के एवज में अस्थायी युद्ध विराम की मांग कर रहा है, जबकि इजराइल ने अस्थायी युद्ध विराम से इनकार कर दिया है। अमेरिका और यूरोपीय देश हिजबुल्लाह को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर उसने इजराइल के खिलाफ युद्ध छेड़ा तो उसे गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। हिजबुल्लाह को हमास की तुलना में ज़्यादा मजबूत माना जाता है, लेकिन अमेरिका ने हिजबुल्लाह को चेताया है कि उसे अति आत्मविश्वास का शिकार नहीं होना चाहिए और इजराइल पर हमले से बचना चाहिए। एक अमेरिकी राजनयिक ने कहा है कि हिजबुल्लाह को भी यह संदेश दिया गया है। भारत बना T20 विश्व कप चैंपियन, देश भर में जश्न का माहौल। कोहली और रोहित का T20 से संन्यास। भारत ने 11 साल के आईसीसी ट्रॉफी के सूखे को खत्म करते हुए दक्षिण अफ्रीका को बेहद रोमांचक मैच में 7 रन से हराकर T20 विश्व कप जीत लिया। पिछले साल 19 नवंबर को अहमदाबाद में अधूरा रहा सपना आखिरकार वेस्टइंडीज में पूरा हुआ तो रोहित शर्मा की टीम के साथ टीवी के आगे नजरें गड़ाए बैठे भारतीय क्रिकेट प्रेमियों की आंखों में आंसू आ गए। भारत ने 17 साल बाद T20 विश्व कप का खिताब जीता है। जीत के नायक रहे विराट कोहली और रोहित शर्मा ने T20 विश्व कप जीत के साथ ही T20 को अलविदा भी कह दिया। भारत ने 2007 में पहला T20 विश्व कप खिताब जीता था और आखिरी आईसीसी खिताब 2013 में महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में दक्षिण अफ्रीका में चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। पिछले साल भारत में वनडे विश्व कप फाइनल में टीम ऑस्ट्रेलिया से हार गई थी। हालांकि इस फाइनल में टीम इंडिया ने कोई चूक नहीं की। फाइनल में भारत की बैटिंग और बॉलिंग दोनों ने एक वक्त ऐसा आया था जब लगा कि मैच भारत के हाथ से निकल जाएगा। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 34 रन पर 3 विकेट गंवा दिए थे। हालांकि इसके बाद विराट कोहली ने अक्षर पटेल और शिवम दुबे के साथ गजब की बल्लेबाजी की। विराट ने अक्षर के साथ 72 रन और शिवम के साथ 57 रन की साझेदारी निभाई और टीम इंडिया को चैंपियन बनने में मदद की। ऐसा ही गेंदबाजी के समय हुआ था जब हेनरिक क्लासन ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से मैच को दक्षिण अफ्रीका के पाले में ही डाल दिया था। तभी हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह ने कमाल की गेंदबाजी की और दक्षिण अफ्रीका के जबड़े से जीत छीन ले आए। आखिरी ओवर में उन्हें 16 रन बचाने थे। हार्दिक ने फैंस को निराश नहीं किया और पहली ही गेंद पर मिलर को सूर्य कुमार के हाथों कैच करवाया। मिलर 21 रन बना सके। दूसरी गेंद पर रबाडा ने 4 रन बटोरे। तीसरी गेंद पर रबाडा ने 1 रन लिया। चौथी गेंद पर महाराज ने 1 रन लिया। इसकी अगली ही गेंद वाइड रही। 5वीं गेंद पर हार्दिक ने रबाडा को आउट किया। आखिरी गेंद पर 1 रन आया और भारत ने 7 रन से जीत हासिल की। मैच जीतते ही हार्दिक घुटने के बल बैठ गए और रोने लगे। कुछ महीने पहले तक हार्दिक को काफ़ी आलोचना मिल रही थी और मुंबई इंडियंस का कप्तान बनने पर उन्हें और भी आलोचना मिल रही थी। वहीं इस मैच को जिताकर वह नेशनल हीरो बन गए। कप्तान रोहित ने खुद आकर हार्दिक को चूमा और उनका आभार जताया। आखिरी 30 गेंद में दक्षिण अफ्रीका की टीम 30 रन नहीं बना सकी और चूक कर गई। 20 ओवर के बाद दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 8 विकेट पर 169 रन था और भारतीय टीम ने इस मैच को 7 रन से जीता। जेडीयू ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या पैकेज के लिए किया प्रस्ताव पारित। जेडीयू ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने और विशेष पैकेज की मांग का प्रस्ताव पारित किया है। पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली पार्टी ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की लंबे समय से चल आ रही जरूरत पर जोर दिया और अपनी मांग के समर्थन में आर्थिक व विकास संबंधी असमानताओं को गिनाया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय झा को जेडीयू का कार्यकारी अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया। पार्टी ने पेपर लीक से निपटने के लिए सख्त कानून बनाने की भी मांग की। कार्यकारिणी द्वारा पारित प्रस्ताव में कहा गया कि नीट यूजी पेपर लीक के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।
बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए जेडीयू के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग कोई नई बात नहीं है। यह बिहार के विकास को गति देने और राज्य की अनूठी चुनौतियों का समाधान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा कि नीतीश कुमार ने कहा है कि वह हमेशा एनडीए के साथ रहेंगे और कभी भी कहीं भी नहीं जाएंगे। प्रस्ताव में बिहार के आरक्षण कोटे की सुरक्षा की जरूरत पर भी जोर दिया गया, जिसे हाल ही में बढ़ाकर 65% कर दिया गया है। जेडीयू ने के प्रस्ताव दिया कि इस कोटे को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए ताकि इसे न्यायिक जांच से बचाया जा सके और इसका निर्बाध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। बिहार के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा देने की मांग नीतीश कुमार की अगुवाई वाली पार्टी द्वारा लगातार की जा रही है। बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार इस मांग पर साफ साफ कुछ भी नहीं कहा है। दोनों दल एनडीए गठबंधन में हैं तो नीतीश की पार्टी द्वारा इस प्रस्ताव को पास किए जाने से बीजेपी पर दबाव बढ़ेगा। ऐसा इसलिए भी कि इस बार मोदी सरकार खुद के बहुमत पर नहीं बल्कि जेडीयू जैसे एनडीए सहयोगियों के ऊपर निर्भर है। दरिया बनी दिल्ली, लबालब सड़कें, डूबी हुई कारें, घरों में घुसा पानी। बारिश के बाद जल जमाव से राजधानी बेहाल। राजधानी में शुक्रवार को हुई मूसलाधार बारिश से 24 घंटे बाद भी लोगों को राहत नहीं मिली। निचले इलाकों में बसी कॉलोनियों के घरों के बेसमेंट में पानी भर गया। वहां देखने पर केवल पानी नजर आ रहा है। यहां खड़ी गाड़ियां पानी में डूब गई। वहीं लोग मजबूरन अपने वाहन घर के बाहर खड़े कर रहे हैं। इस समस्या से दिल्ली के कई अंडरपास व सबवे भी दूर नहीं रहे। वे भी शनिवार को जलमग्न दिखे। यहाँ से आने जाने वाले लोगों के गंदे पानी में गिरने का डर है। साथ ही उन्हें यह डर भी सता रहा है कि इससे कोई अप्रिय घटना न घटित हो जाए। दरियागंज, तुर्कमान गेट, चांदनी चौक, बल्ली मारान, कनॉट प्लेस, करोल बाग, अबुल फजल एनक्लेव, संगम विहार, बदरपुर समेत अन्य इलाकों के लोगों के घरों में बेसमेंट में पानी भरे हुए हैं। अबुल फजल एनक्लेव में रहने वाले वसीम ने बताया कि शुक्रवार को उनके घर के बेसमेंट में पानी भरने का सिलसिला शुरू हुआ। बेसमेंट में रखा सारा सामान बर्बाद हो गया। उन्होंने बेसमेंट की बिजली तक काट दी है। डर है कि कहीं करंट न दौड़ जाए। शुक्रवार को हुई वर्षा से बड़ी संख्या में गाड़ियां खराब हुई है। इलेक्ट्रिक उपकरणों के साथ खराब होने तथा तारों के शॉर्ट सर्किट होने के साथ इंजन में पानी घुसने जैसे मामले सबसे ज़्यादा सामने आए हैं। दरियागंज निवासी दीपक बताते हैं कि बरसात पानी के साथ नाले का पानी मिलकर बेसमेंट में भर गया है। इससे गाड़ी खराब हो गई। प्रशासन व सरकार के पानी न भरने के सारे दावों की पोल यह बारिश खोल देती है। उन्होंने बताया कि हर साल यही समस्या रहती है। वहीं बदरपुर के सबवे में पानी भरा हुआ है। इस वजह से यहाँ आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 40 निवासी आकांक्षा ने बताया कि वह मेट्रो से अपने कार्यालय जा रही हैं। राजस्थान में मंत्री के खिलाफ ब्लड सैंपल के साथ आदिवासियों का प्रदर्शन। हाथों में ब्लड सैंपल लेकर भारत आदिवासी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के खिलाफ शनिवार को जयपुर में प्रदर्शन किया। बांसवाड़ा के सांसद राजकुमार रोत के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने पहले तो मंत्री के आवास की ओर मार्च शुरू किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। फिर सांसद रोत और बाकी प्रदर्शनकारी अमर जवान ज्योति पहुंचे, वहां विरोध प्रदर्शन किया। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने हाल ही में बयान दिया था कि आदिवासी नेता और सांसद राजकुमार रोत का डीएनए टेस्ट होना चाहिए कि वाकई वो हिंदू है या नहीं। दिलावर के इस बयान को लेकर राजस्थान में आदिवासी समाज कई दिनों से प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन शनिवार को आदिवासी नेता राजकुमार रोत ने सीधे मंत्री को चैलेंज करने के लिए ब्लड सैंपल के साथ प्रदर्शन किया। सांसद रोत ने कहा कि मंत्री मदन दिलावर के बयान से लोगों में भारी गुस्सा है। जब तक वह इस्तीफा नहीं देते और समुदाय से माफी नहीं मांगते, हम चुप नहीं होने वाले हैं। मंत्री ने गंभीर गलती की है और पार्टी इस मुद्दे को राज्य विधानसभा के साथ साथ संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने उठाएगी। मौजूदा विवाद 21 जून को शुरू हुआ। मंत्री मदन दिलावर ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि सांसद राजकुमार रोत और उनके समर्थक हिंदू नहीं हैं। हम उसके पूर्वजों से पूछेंगे कि वो हिंदू हैं या नहीं, और अगर वो हिंदू नहीं है तो हम उसका पता लगा लेंगे। डीएनए परीक्षण किया जाएगा कि वह अपने पिता के बेटे हैं या नहीं। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर अभी भी अड़े हुए हैं। इस प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया देते हुए दिलावर ने अपना पुराना रुख दोहराया। उन्होंने कहा, आदिवासी हमारे समुदाय का हिस्सा हैं। वे हिंदू थे, हिंदू हैं और हिंदू ही रहेंगे। हालांकि राज्य के अन्य भाजपा नेताओं ने इस विवाद पर टिप्पणी करने से परहेज किया। यह विवाद ऐसे समय खड़ा हुआ जब राज्य में जल्द ही 5 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होने वाले हैं। छात्र से बर्बरता, जुल्म बयां करते वक्त कांपते रहे छात्र के होंठ। वकील की पत्नी ने थाना प्रभारी की कलाई चबाई। कानपुर के बिठूर में नाबालिग बेटी को एक छात्र के साथ कोल्ड ड्रिंक्स पीते देख वकील ऐसा आग बबूला हुआ कि उसने अमानवीयता की सारी हदें पार कर दी। अपने बड़े भाई और साथियों की मदद से छात्र को कार से अगवा कर फार्म हाउस ले गया और बेरहमी से पिटाई की। रॉड और डंडे से पीट कर छात्र की पीठ लाल कर दी। प्लास से उसके पैर के नाखून उखाड़े, कान और होंठ पकड़कर खींचे। सूचना पर परिजनों के साथ पहुंची पुलिस ने छात्र को मुक्त कराकर हाईलैंड में भर्ती कराया है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर वकील और उसके बड़े भाई को गिरफ्तार कर लिया है।
तनाव की स्थिति को देखते हुए गांव में पीएससी तैनात की गई है। उधर गिरफ्तारी के विरोध में शनिवार सुबह वकीलों ने पुलिस कमिश्नर ऑफिस में हंगामा किया। बार एसोसिएशन ने कामकाज ठप कर दिया। बिठूर के एक मोहल्ले में रहने वाले लॉयर्स एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष ब्रज नारायण निषाद की 14 साल की बेटी 7वीं कक्षा में पढ़ती है। कल्याणपुर इलाके में कोचिंग पढ़ने जाती है। कोचिंग आने जाने के दौरान उसकी दोस्ती दूसरे मोहल्ले में अपनी नानी के घर रहने वाले 17 साल के छात्र से हो गई। छात्र ने बैकुंठपुर के एक संस्थान में डी फार्मा में प्रवेश के लिए हाल ही में काउंसलिंग कराई थी। कार में जबरन बैठाकर फार्म हाउस ले गया। शुक्रवार रात को छात्र और छात्रा ईश्वरीगंज बाजार में मिले और कोल्ड ड्रिंक पीने लगे। उसी दौरान वकील की नज़र बेटी पर पड़ी। बेटी को फटकार कर घर भेज दिया और छात्र को बुरा भला कहने लगा। छात्र के जवाब देने पर अधिवक्ता ब्रज नारायण ने अपने बड़े भाई तेज नारायण और साथियों के साथ उसे अपनी कार में जबरन बैठाकर फार्म हाउस ले गया। फार्म हाउस वकील का ही बताया जा रहा है। 4 बाइकों से भी लोग कार के पीछे आगे जा रहे थे। फार्म हाउस में ले जाकर छात्र को एक कमरे में बंधक बनाकर 3 घंटे तक पिटाई की। छात्र ने बताया कि उसे जानवरों वाली नांद में डुबाया गया। वकील के छात्र के पिता को भी फोन पर धमकी दी गई। पिता की सूचना पर ही देर रात करीब 1:30 बजे पुलिस फार्म हाउस पर पहुंची और छात्र को मुक्त कराया। घटना के बाद आरोपियों की तलाश में बिठूर थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह दल बदल के साथ जिरान गांव स्थित फार्म हाउस पहुंचे। वहां अधिवक्ता के स्वास्थ्य विभाग में तैनात पत्नी ने थाना प्रभारी के कलाई दांत से चबा ली। आत्मघाती हमलों से दहला नाइजीरिया, 18 की मौत और 42 घायल। कार में गर्मी से मासूम की मौत, 1 महिला गिरफ्तार। पूर्वोत्तर नाइजीरिया में 3 आत्मघाती हमले हुए। इन 3 आत्मघाती हमलों में कम से कम 18 लोग मारे गए और 19 गंभीर रूप से घायल हुए। बोको हराम के आतंकवादियों ने 2014 में गोजा पर कब्जा कर लिया था, जब समूह ने उत्तरी बार्नो के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। 2015 में चाड की सेना की मदद से नाइजीरियाई सेना ने इस शहर पर पुनः कब्जा कर लिया था, लेकिन तब से समूह ने शहर के पास के पहाड़ों से हमले जारी रखे थे। बता दें कि हिंसा के कारण नाइजीरिया के उत्तर पूर्व में 40,000 से अधिक लोग मारे गए हैं। लगभग 20 लाख लोग विस्थापित हुए हैं। यह संघर्ष पड़ोसी देशों नाइजर, कैमरून और चाड तक फैल चुका है। इसके कारण ही उग्रवादियों से लड़ने के लिए एक क्षत्रिय सैन्य संगठन का गठन किया गया है। गोजा शहर में हुए 3 आत्मघाती विस्फोट हुए। पहला हमला एक में अपनी पीठ पर बच्चे को बांधे महिला ने किया। हमलावर महिला ने एक शादी समारोह में विस्फोटकों से विस्फोट किया। दूसरा हमला कैमरून के सीमावर्ती शहर में एक अस्पताल में हुआ। वहीं तीसरा हमला शादी में हुए हमले में मरे लोगों के अंतिम संस्कार के दौरान हुआ। बोर्नो राज्य आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी के अनुसार हमले में 18 लोगों की मौत हुई है, वहीं 42 लोग घायल हुए हैं। मृत लोगों में बच्चे, पुरुष, महिलाएं और गर्भवती महिलाएं भी थी। वहीं 42 घायलों में 19 गंभीर रूप से घायल हैं। उन्हें मैदुगुरी ले जाया गया है। वहीं 23 को अन्य को निकालने का इंतजार है। गोजा में सेना की सहायता करने वाले मिलिशिया के एक सदस्य ने बताया कि सुरक्षा चौकी पर हुए एक अन्य हमले में उनके 2 साथी और एक सैनिक मारे गए। उत्तर कैरोलिना में एक महिला को उसकी 8 वर्षीय बेटी की कार के अंदर लावारिस हालत में मौत हो गई। इसके बाद महिला को जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाने, हत्या और बाल उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें, 18 राज्यों में 4 दिन के लिए अलर्ट। दिल्ली में 2 दिन में 11 की मौत। पंजाब, हिमाचल प्रदेश और यूपी व उत्तराखंड समेत कई राज्यों में भारी बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी है। पहाड़ी राज्यों में जहां बारिश के चलते भूस्खलन से सड़कें बंद है, वहीं मैदानी राज्यों में सड़कों पर पानी भर गया है। अरुणाचल प्रदेश में टेलीफोन की लाइनें टूट गई हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली समेत उत्तर पश्चिम और पूर्वोत्तर भारत के 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अगले 4 दिन भारी बारिश की ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में 2 दिन में वर्षा जनित घटनाओं में 11 लोगों की जान जा चुकी है। मौसम विभाग ने बताया कि उत्तर पूर्व राजस्थान, पूर्वी और उत्तर पश्चिमी यूपी के ऊपर चक्रवाती परिसंचरण की स्थिति है। इसके कारण हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई हिस्सों में शनिवार को भारी बारिश हुई। मानसून पूर्वी और पश्चिमी यूपी के कुछ क्षेत्रों में आगे बढ़ा है और 2-3 दिन में ही पूरे देश में पहुंच जाएगा। असम समेत पूर्वोत्तर के सभी राज्यों, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्से, केरल, तमिलनाडु में भी भारी बारिश हो रही है। महाराष्ट्र में दीवार गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मौसम विभाग ने 3 जुलाई तक इन राज्यों में भारी बारिश की संभावना जताई है। दिल्ली में अगले 7 दिनों तक आंधी तूफान के साथ मध्यम से भारी बारिश का पूर्वानुमान है। हरिद्वार में शनिवार को भारी बारिश के चलते खरखरी नदी में अचानक बाढ़ आ गई और कई कारें बह गई। नदी का पानी घरों में भी घुस गया और सड़कें जलमग्न हो गई। बरसाती खरखरी नदी आमतौर पर सूखी रहती है। लोग प्रायः गाड़ियां नदी किनारे खड़ी कर देते हैं। गनीमत रही कि गाड़ियों में कोई बैठा नहीं था, इसलिए जनहानि नहीं हुई। तालिबान ने कहा, अफगान महिलाओं का अधिकार हमारा आंतरिक मुद्दा। संयुक्त राष्ट्र की चिंता पर भड़की तालिबान सरकार।
संयुक्त राष्ट्र की बैठक से पहले ही तालिबान प्रशासन भड़क गया है। दरअसल महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव के उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र समिति CEDAW ने हाल ही में अफगान के भविष्य पर आयोजित हो रही बैठक में महिलाओं व लड़कियों को शामिल न किए जाने पर गहरी चिंता जताई थी। अब इस पर तालिबान प्रशासन की प्रतिक्रिया आई है। उनका कहना है कि अफगान की महिलाओं के अधिकारों की मांग एक आंतरिक मुद्दा है। बता दें कि अगस्त 2021 में अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान की वापसी के बाद देश में महिलाओं व लड़कियों के मानवाधिकारों पर गहरा संकट उपजा है। इसे संयुक्त राष्ट्र ने जेंडर रंगभेद के रूप में दर्शाया है। वहीं आज कतर में शुरू होने वाले तीसरे दौर की बातचीत में तालिबान सरकार अपना पहला प्रतिनिधिमंडल भेजेगा। आधिकारिक वार्ता के बाद महिला अधिकार समूह सहित नागरिक समाज के प्रतिनिधि मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय राजनयिकों और संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों के साथ बैठकों में भाग लेंगे। अधिकार समूहों ने मुख्य बैठकों से अफगान महिलाओं के नहीं होने और एजेंडे में मानवाधिकारों के मुद्दों की कमी को निंदा की है। वहीं सरकार के प्रवक्ता और प्रतिनिधिमंडल के नेतृत्व करने वाले जबीहुल्लाह मुजाहिद ने काबुल में पत्रकारों से कहा कि तालिबान प्रशासन महिलाओं के मुद्दों को स्वीकार करता है, मगर यह मुद्दा अफगानिस्तान के हैं। हम अफगानिस्तान के भीतर महिलाओं से जुड़े मामले का समाधान करने के लिए एक सही रास्ता ढूंढ रहे हैं ताकि हमारे देश को फिर से संघर्ष और हिंसा न देखना पड़े। उन्होंने कहा कि तालिबान सरकार बैठकों में पूरे अफगानिस्तान का प्रतिनिधित्व करेगी। उन्होंने आगे कहा, अगर अफगान कई चैनलों के माध्यम में भाग लेते हैं तो इसका मतलब है कि हम अभी भी बिखरे हुए हैं, हमारा राष्ट्र अभी भी एकजुट नहीं है। ठग 420 नहीं 316 कहलाएंगे। हत्यारों को 302 नहीं 101 में मिलेगी सजा। नए कानून से और क्या बदलेगा? देश में अंग्रेजों के जमाने से चल रहे 3 आपराधिक कानून 1 जुलाई से बदल जाएंगे। दिसंबर 2023 में संसद द्वारा पारित 3 कानून अगले महीने से पूरे देश में प्रभावी हो जाएंगे। तीनों नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहे जाएंगे, जो क्रमशः भारतीय दंड संहिता 1860, आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1898 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का स्थान लेंगे। भारतीय दंड संहिता में 511 धाराएं थी, लेकिन भारतीय न्याय संहिता में धाराएं 358 रह गई है। संशोधन के जरिए इसमें 20 नए अपराध शामिल किए हैं, तो 33 अपराधों में सजा अवधि बढ़ाई है। 83 अपराधों में जुर्माने की रकम भी बढ़ाई है। 23 अपराधों में अनिवार्य न्यूनतम सजा का प्रावधान है। 6 अपराधों में सामुदायिक सेवा की सजा का प्रावधान किया गया है। बता दें कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को 12 दिसंबर 2023 को केंद्र सरकार ने लोकसभा में 3 संशोधित आपराधिक विधेयकों में पेश किया था। इन विधेयकों को लोकसभा ने 20 दिसंबर 2023 को और राज्यसभा ने 21 दिसंबर 2023 को मंजूरी दी। राज्यसभा में विधेयकों को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पेश किए जाने के बाद ध्वनि मत से पारित किया गया था। इसके बाद 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति से मंजूरी के बाद विधेयक कानून बन गए, लेकिन इनके प्रभावी होने की तारीख 1 जुलाई 2024 रखी गई। संसद में तीनों विधेयकों पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि इनमें सजा देने के बजाय न्याय देने पर फोकस किया गया है। आईपीसी की धारा 124 राजद्रोह से जुड़े मामलों में सजा का प्रावधान रखती थी। नए कानूनों के तहत राजद्रोह को एक नया शब्द देशद्रोह मिला है, यानी ब्रिटिश काल के शब्द को हटा दिया गया है। आईपीसी की धारा 144 घातक हथियार से लैस होकर गैर कानूनी सभा में शामिल होने के बारे में थी। इस धारा को भारतीय न्याय संहिता के अध्याय 11 में सार्वजनिक शांति के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में रखा गया है। अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 187 गैर कानूनी सभा के बारे में है। पहले किसी की हत्या करने वाला धारा 302 के तहत आरोपी बनाया जाता था, हालांकि अब ऐसे अपराधियों को धारा 101 के तहत सजा मिलेगी। 307 नए कानून के अस्तित्व में आने से पहले हत्या के प्रयास में दोषी को आईपीसी की धारा 307 के तहत सजा मिलती थी। अब दोषियों को भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 के तहत सजा सुनाई जाएगी। इस धारा को भी अध्याय 6 में रखा गया है। अब तक के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, कमेंट्स में अपनी राय देना ना भूलें। आपकी राय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।